गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज आपके सामने जैसे कि आप देख रहे हैं पंचलाइट कहानी के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि इनका जन्म बिहार में हुआ था, मैला आंचल के कारण इनकी प्रसिद्धि हिंदी साहित्य जगत में हुई है। ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार थे। इन्होंने रिपोर्टाज भी लिखे हैं। तो आइए थोड़ी सी इनकी कहानियों की कुछ झलक जान लेते हैं, उसके बाद विस्तृत चर्चा करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु के पंचलाइट के बारे में। इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है पंचलाइट, जिसके बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। इनकी अन्य कहानियां हैं जैसे ठुमरी, एक आदिम रात की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम इनकी जो कहानी है उस पे मूवी भी बन चुकी है। और एक कहानी है पंचलाइट, एक और है ठेस कहानी। तो चलिए देर न करते हुए फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में एक साहित्यिक परिचय, इनकी कहानियों के बारे में जानते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार थे। ग्रामीण जीवन से उनका अच्छा निकट का परिचय रहा है। बिहार के अंचल के साथ साथ उन्होंने इस कहानी संग्रह में अपने जीवन के अनुभव के साथ साथ जो गांव में जातिवाद फैला होता है उसके संदर्भ में उन्होंने टीका व्यंग किया है। किस तरह से ज्ञान के माध्यम से, कैसे ज्ञान के माध्यम से इन्होंने अपना परचम लहराया है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आप लोग लिखिएगा, समझिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट परीक्षाओं में असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी अन्य परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इनकी उपन्यास के बारे में बात करें तो मैला आंचल इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, जुलूस है, तमाम उपन्यास हैं। तो कम समय में आप अच्छी सी जानकारी लीजिए। चलिए थोड़ा सा कथा के बारे में हम बात करते हैं। तो पंचलाइट किसकी कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु की है। तो पंचलाइट यानी कि पंचलाइट के खरीदारी। चलिए, गांव में रहने वाले विभिन्न जातियां अपनी अलग अलग टोली बनाकर रहती हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, गांव के अलग अलग लोग जो कि बहुत भोले भाले होते हैं, एक टोलियां बना के रहते थे। उन्हीं में से महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीनों से दंड जुर्माने की जमा पैसों से रामनवमी के मेले से इस बार पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद बचे 10 रुपए से पूजा की सामग्री खरीदी। पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट। अगर इसे पेट्रोमैक्स कहें तो ग्रामीण भाषा में आप कह सकते हैं एक लैंप टाइप होता है जिसे पंच लाइट कहते हैं। जैसे हम लोग गांव में जलाते थे, जिसमें से मिट्टी का तेल डाल के जलाते थे। पंच लाइट को खरीदने के लिए टोले के सभी बालक जब आए तो सभी बालक, औरत, मर्द इकट्ठा होकर उसे देखने आए। तो इस तरह से जब पंचलाइट लाते हैं, पूछा जा सकता है कितने महीनों बाद जो 15 महीनों के जुर्माने की जमा राशि थी उसे उन्होंने खरीद कर लाया। और यह सामग्री कब लाए? रामनवमी के दिन लाए। तो चलिए, पंचलाइट को जलाने की समस्या आती है जिससे पूरा गांव एकत्रित हो जाता है। महतो टोली के सभी जन पंचलाइट के आने से अत्यधिक उत्साहित हैं। किसके जन हैं? महतो टोली के। पूछा जा सकता है किस टोली के? महतो टोली के। महतो टोली के सभी लोग पंचलाइट के आने से अत्यधिक उत्साहित हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या यह है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जलाना नहीं आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो नयापन था, नई चीज़ें थे, इसलिए पंचलाइट को जलाएगा कौन, इस समस्या को लेकर वो लोग बहुत परेशान थे। महतो टोली के किसी भी घर में अभी तक डिपरी नहीं जलाई गई थी, क्योंकि सभी पंचलाइट की रोशनी को ही सभी और फैला हुआ देखना चाहते थे। पंचलाइट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, जिसे सबने धैर्यपूर्वक सहन किया। इसके बावजूद पंचों ने यह तय किया कि दूसरी टोली के व्यक्ति को मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही रह पड़े। इस तरह से वो लोग सोचे कि दूसरे गांव या दूसरे पंचों के लोग कैसे इसको जलाएंगे, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इसी ऊहापोह में समाज में उनके दोनों में द्वंद्व चल रहा है। इस तरह से गुलरी काकी
गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। अब देखिए मुख्य जो यहाँ पर आपको नायक और नायिका या जो कथानक के मुख्य पात्र हैं उनको जानना है तो ध्यान से सुनिएगा। गुलरी काकी की बेटी का नाम क्या था? मुनरी। मुनरी लिख लीजिएगा। मुनरी गोधन जो छोटी जात का था उसका नाम था गोधन। तो यहाँ पर नायिका का नाम मुनरी और नायक का नाम गोधन था। गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी और उसे पता था कि गोधन को पंच लाइट जलाना आता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुनरी ने अपनी सहेली कनेली को और कनेली के यहाँ यह सूचना सरदार तक पहुँचा दी कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है। सभी पंचों ने सोच विचार कर अंत में निर्णय लिया कि गोधन को बुलाकर उसे से पंच लाइट जलाया जाए। अब देखिए यहाँ पर कथानक में थोड़ा सा एक बदलाव आता है या एक परिवर्तन फणीश्वर नाथ रेणु के माध्यम से आता है। सरदार द्वारा भेजे गए छड़ीदार के कहने से नहीं आने पर गोवर्धन को मनाने गुलरी की काकी गई। जब गोधन ने आकर पंचलाइट में तेल भरा और जलाने के लिए स्पिरिट मांगा। स्पिरिट के अभाव में उसने गरी मतलब नारियल के तेल से ही पंच लाइट जला दिया। पंच लाइट के जलते ही टोली के सभी सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे गांव में पंच लाइट जलती थी, सब लोग खुशी मनाते थे, नाचने लगते थे, छोटे बच्चे इधर उधर खुशियां मनाने लगते थे। तो इस तरह से पंच लाइट की जलने से लहर दौड़ गई। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि और कीर्तन शुरू कर दिया। इस तरह से गोधन के प्रति जिस होशियारी से पंचलाइट को जला दिया, गोवर्धन ने जिस होशियारी से पंचलाइट को जला दिया, उससे सभी प्रभावित हुए और गोधन के प्रति सभी लोगों का दिल में जो मैल था वह दूर हो गया। गोधन ने सभी का दिल जीत लिया। मुनरी ने बड़ी हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखा। सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, तुमने जात की इज्जत रखी है। इसको इन्वर्टेड कामा में कह सकते हैं। तुमने जात की इज्जत रखी है, तुम्हारे साथ खून माप खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया और गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा और नज़र मिलते ही लज्जा से मुनरी की पलकें झुक गई और मुनरी सदा के लिए गोधन के लिए हो गई। इस तरह से फणीश्वर नाथ रेणु ने जो आपसी द्वेष भाव है, जो गांव में एक अंधकार का प्रकाश है, जातिवाद के अंधकार का प्रकाश जो है, उस पर उन्होंने व्यंग किया, उस पर उन्होंने मतलब एक प्रहार किया और ज्ञान के माध्यम से या उसके जो गुण थे उसके माध्यम से जब वो जलाता है तो पूरे समाज में एक अच्छी लहर, एक सकारात्मक सोच का विकास होता है। और मुनरी का कहीं न कहीं जो झुकाव था गोधन के प्रति, वो एक दूसरे से मिल लेते हैं। उसका कारण यही था कि उसे पंचलाइट अर्थात जो पेट्रोमैक्स थी उसे जलाना आता था। इस तरह से ग्रामवासी जात के आधार पर अनेक टोलियां बना कर रहते हैं जिसमें द्वेष ईर्षा भाव रहते हैं, लेकिन अंततः इसका सदैव चित्रण किया गया है कहानीकार के अनुसार कि फणीश्वर नाथ रेणु ने आधुनिक युग में जो जातियां हैं उनको किस तरह से प्रेम में बांधने का जो ये यहाँ पर पंचलाइट के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों दिखाया गया है। इसको आप लोग गांठ बांध के समझ लीजिए कि अगर आप कितने भी आधुनिक हो जाएं, जब तक इसे आप दूर नहीं कर सकते हैं तब तक आपकी पढ़ाई सार्थकता नहीं है। इस तरह से फणीश्वर नाथ रेणु ने ठुमरी जैसी कहानियां, आदिम रात की कहानी, अग्निचोर, अच्छे आदमी, मारे गए गुलफाम, लाल फान की बेगम जैसे कथानक लिखकर हिंदी साहित्य में अपनी अमिट छाप छोड़ दी। ये एक कथाकार थे, उपन्यासकार थे और इन्होंने ऋणधर जंजल, नेपाली क्रांति कथा करते हुए जैसे इन्होंने अनेक रिपोर्टाज लिखे हैं, महिला आंचल के साथ साथ इन्होंने पंचलाइट के द्वारा ही समाज को अपनी अमिट छाप छोड़ गए। मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको कहानी कैसे लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया।